Welcome back, students, in our next series of our प्रहार बैच 30 डे रैपिड रिवीजन, जहां पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन को प्रॉपर तरीके से खत्म कर रहे हैं, जिसके आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी पे पढ़ चुके हैं, दैट इज आवर ट्रायल बैलेंस। और बच्चों ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस का अपना ही सेपरेट सीक्वेंस है। दैट सिंपली मींस कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली इजी लगता है जर्नल एंट्रीज और लेजर से, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं विद दी नियरली, जब हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं इसको मेन अकाउंटिंग से, दैट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, या एनीबॉडी एल्स। मतलब सीधी बात यह है कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी भी है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स का बेस भी है। तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है कि जो तुम चैप्टर आज पढ़ने वाले हो ट्रायल बैलेंस, ये कंपैरेटिवली इजी पढ़ने वाला है, बट आगे तुमको ये जो वर्थ प्रोवाइड करने वाला है वो माइंड ब्लोइंग होगी। तो बच्चों सीधी बात ये है कि ट्रायल बैलेंस है तो इजी करने में, लेकिन वो सच में वैल्यूएबल है। तो मतलब तुमको फ्री के नंबर मिलते हैं ट्रायल बैलेंस से, और आगे के लिए फ्री टिकट मिल जाता है कि किस तरीके से तुम अपना प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंसी का बेस कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो बच्चे ट्रायल बैलेंस कभी भी हमारी अकाउंटिंग के अंदर नहीं था। ट्रायल बैलेंस को हमारे चार्टेड अकाउंटेंट ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया था, जिससे हम लोग अपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को एक बार क्रॉस चेक कर सके। मतलब ट्रायल बैलेंस एक जबरदस्ती का बनाया हुआ बैलेंस है, जिससे हम लोग अपनी अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटेंसी चेक करते हैं कि भाई मैंने जो अकाउंट्स करी है वो सच में सही है या नहीं है। अगर ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा हमारी एक्यूरेसी ऑफ मैथमेटिक्स सही है इन अवर अकाउंटेंसी। लेकिन वहीं पे अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, दैट मींस मेरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आ रहा होता है, तो मेरे पास एक सस्पेंस का अकाउंट आ जाता है। दैट मींस मेरी अकाउंटेंसी की मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं पे सस्पेंस खा रही है, मतलब गलत हो रही है। तो आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है टू प्रिपेयर्ड यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ अवर लेजर अकाउंट। बच्चे ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं उसके बाद हमें लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के बाद लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं उनसे बच्चों जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक का हम लोगों ने लेजर्स को सीखा नहीं है, इसके ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग लेजर्स को सीखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हमारा जो अकाउंट्स है वो अरिथमेटिकली मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, उसका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। अगर ये मैच कर रहा होता है तो दैट मींस हम लोग करेक्ट है, अगर ये मैच नहीं कर रहा होता है तो बच्चों ध्यान रखना हम लोगों ने कुछ गलतियां करी हैं, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फिर उससे एक नए चैप्टर का जन्म होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसमें सारे के सारे बैलेंसेस गिवन होते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो गुड्स हो, कुछ भी हो, मतलब उन सबके बैलेंसेस को हम लोग एक स्पेसिफिक अकाउंट में डालते हैं और उसको ये चेक करता है, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट लाइक ये एक्सरे मशीन है कि ये चेक कर रही है कि भाई हमारे हाथ की हड्डी टूटी है कि सही है। तो सीधी बात यह है कि हमारे अकाउंटेंसी की मैथमेटिक्स टूटी तो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, यहां पे हम लोग को कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रखा है। ये सारी की सारी चीजें हमारा ट्रायल बैलेंस बता देता है। और सिंपल एक टेक्निक से, अगर इक्वल आया है तो सही है, अगर इक्वल नहीं आया है तो मतलब कुछ ना कुछ विंडो ड्रेसिंग हुई है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कुछ हेर फेर करी है तुमने अकाउंटेंसी से। आगे बात करते हैं, द बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस निकलता है, अगर कोई लेजर में जो बैलेंसेस आते हैं, बच्चों ध्यान रखना, लेजर क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं, जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं उसके बाद हम लोग उनकी कैलकुलेशन करते हैं। दैट मींस जैसे परचेजेस हैं, अलग अलग जर्नल एंट्री में परचेज, जैसे पहली तारीख को हमारी क्या कहते हैं जो प्रॉपर तरीके से परचेज हुई है, फिर हमारी 5 तारीख को परचेज हुई है, फिर हमारी 10 तारीख को परचेज हुई है, फिर लास्ट में बिल्कुल महीने के अंत में परचेज हुई है। अब इतनी सारी परचेजेस को जब हम लोग एक सेपरेट घर दे देते हैं, एक सेपरेट अकाउंट दे देते हैं, तो हम इसको लेजर बोलते हैं। और उस लेजर की एक बैलेंसिंग आती है, उन सारी की सारी लेजर्स की बैलेंसिंग को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो बच्चों हम लोग बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। अभी क्या है लेजर के प्रोस्पेक्ट से, उसको तो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग लेजर को कर रहे होंगे। अभी हम लोग को सिंपली ट्रायल बैलेंस पे ध्यान देना है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इसी लेजर के सारे बैलेंसेस को हम लोग उठाते हैं और बच्चों ध्यान रखना ट्रायल बैलेंसेस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के अंदर डालते हैं और चेक करते हैं डेबिट साइड इक्वल आ रहा है कि क्रेडिट साइड इक्वल आ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने इसको बिना लेजर पढ़ाए
तुम्हें क्यों सिखाने की कोशिश करी। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे जो पेपर होंगे एनुअल एग्जामिनेशन के, वहां पे आप जर्नल एंट्री, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हो। आपको बिना जर्नल एंट्री, बिना लेजर के आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, ऑन ग्राउंड रियलिटी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद लेजर्स बनाते हैं और उसके बाद कहीं ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं। लेकिन तुम एक स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी हो, मतलब तुम अकाउंट्स को भी पढ़ रहे हो और तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो तुमसे कहेंगे तुम जर्नल एंट्री भी ना बनाओ, तुम लेजर्स भी ना बनाओ, उसके साथ तुम बिना कुछ इंफॉर्मेशन के साथ तुम एक सिंपल लोनली ट्रायल बैलेंस बनाइए जहां पे तुमने कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई है, जहां पे तुमने कोई लेजर नहीं बनाया, मतलब तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ लेजर्स एंड जर्नल एंट्रीज। तो मतलब तुमको कहीं ना कहीं इसको मैं सिखाऊंगा बिना लेजर सिखाए, तभी तो तुम वहां पे कर पाओगे विदाउट द हेल्प ऑफ लेजर। तो सीधी बात यहां पे कहने की यह है कि मैं अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस सिखा रहा हूं बिना लेजर पढ़ाए हुए, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक संगीन जो प्लान है वो छुपा हुआ है। तो सीधी बात यहां पे ये है कि तुमको बहुत अच्छी तरीके से बस ट्रस्ट करना है मुझ पे, और एक बार ये तुमको समझ आ गया तो लेजर्स भी समझना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझ आ गया कि पहले जर्नल एंट्री बनती है, फिर लेजर्स बनते हैं, उन जर्नल एंट्री में स्पेसिफिक अकाउंट को एक अकाउंट बनाते हैं, उनका एक घर दिया जाता है, उसका जो बैलेंस आता है उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक का जो लेजर्स है वो सीखे नहीं है, इसलिए नहीं सीखे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें लेजर्स नहीं मिलेंगे, हमें बिना किसी लेजर की हेल्प से, विदाउट द हेल्प ऑफ लेजर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बिना लेजर्स को पढ़े हुए करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है वैसे ही सेम आपका हेड्स ऑफ अकाउंट्स मतलब पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो और डेबिट क्रेडिट से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। तो मतलब डिट्टो जर्नल एंट्री वाला जो फॉर्मेट है वही आपका यहां पे लगने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। और अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको बच्चे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको बहुत सारे अकाउंट्स के नाम दिए होंगे और उनके आगे उनकी फिगर्स दी होगी, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे, तुम्हें अपने एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत सारे अकाउंट्स के नाम दिए होंगे और उनके आगे उनके अमाउंट दिए होंगे और तुमसे कहा जाएगा कि भैया जल्दी से तुम ना एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दो। अब यहां पे तुम्हारे अंदर दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे कि सर ये इनका हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि तुम फॉर्मेट बना लेना, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, तुम चाहो तो लेजर फोलियो भी लिख दे दो, यहाँ पे लेजर फोलियो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, उसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, तुम लिखो तब भी नंबर मिलेगा, तुम ना लिखो तब भी नंबर मिलेगा। तो पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट का तुमने फॉर्मेट बना दिया और उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, तुमको इसमें से, इन सारे अकाउंट्स में से छांटना है कि कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, तुमको ये सारे के सारे अकाउंट पहले पर्टिकुलर्स में डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देने, डिट्टो कॉपी पेस्ट। मेरी बात ध्यान रखना, भैया ने कहा था जैसे ही ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आए सारे के सारे अकाउंट के नेम कॉपी करने हैं। आप कॉपी तो नहीं कर सकते, मतलब हाथ में, अपने दिमाग में कॉपी करना और हाथ से तुरंत पेस्ट करते चले जाना, ठीक है। इसी सेम सीक्वेंस के अंदर, इस सेम सीक्वेंस के अंदर जब तुम पर्टिकुलर्स को कॉपी कर दोगे, फिर जो मेन सॉल्व करने का पार्ट होगा वो ये होगा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है तो तुमने यहां पे लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स, ये तुमने फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया। इसके बाद मेन मुद्दा कैलकुलेट करने का क्या होगा कि ये जो 2,60,000 रुपए लिखा हुआ है ये मैं डेबिट में डालूं या ये क्रेडिट में डालूं। अगर तुमने ये सीख लिया कि कौन से अकाउंट का अमाउंट कौन से डेबिट के कॉलम में जाएगा या फिर क्रेडिट के कॉलम में जाएगा, बस तुमने जो अपना ट्रायल बैलेंस है वो सीख लिया। मतलब सर ये ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ है नहीं खास, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है और मेन जो मुद्दा इसमें समझना है कि जो अमाउंट का कॉलम है वो डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर वो सीख लिया तो मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस सीख लिया। बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीजें डेबिट में जाएंगी और कौन सी चीजें क्रेडिट में जाएंगी। इसका भी एक कैच है, कैसे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारे ट्रायल बैलेंसेस के अंदर डेबिट साइड के अंदर सबसे पहली चीज तो सारी एसेट्स जाती हैं। अगर तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज छांटना आता है तो तुम्हारा 50% गेम तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये ट्रायल बैलेंस 50% तो ऐसे ही खत्म हो गया अगर तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज छांटना आता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। जब भी तुम्हें कोई एसेट्स दिखे, एसेट्स वो जिनसे हमारा बिजनेस हेल्प लेता है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग आगे प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम आगे पैसा कमाते हैं, जो भी बिजनेस के लिए अच्छी चीजें होती हैं वो सारी की सारी एसेट्स के अंदर काउंट होती हैं। जैसे कैश एक एसेट है, बैंक एक एसेट है, डेटर फ्यूचर में हमें पैसा देंगे एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, कार एसेट है, लैंड एसेट है, सब कुछ एसेट है जो हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली।
लेकिन वहीं पे लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज वो सारी की सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से बिजनेस का पैसा चला जाता है, जैसे क्रेडिटर जिनसे हमने उधार लिया, आज नहीं तो कल वो हमसे पैसा मांगने आएंगे, एक लाइबिलिटी है। बैंक लोन, बैंक से पैसा लिया है, कुछ समय के बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब किसी ने हमसे नोटरी पे लिखवा लिया इतनी इतनी तारीख को पैसा दे देना वरना तुम पे केस कर देंगे, ये बिल्स पेबल होता है। तो ये भी एक लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस पे जिस वजह से फाइनेंशियल लॉस हो जाए, फाइनेंशियल पेमेंट हो जाए, तो बच्चे ध्यान रखना वो सब लाइबिलिटी होती हैं। और जिनकी वजह से हमें पैसा कमाने को मिल जाए, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, वो सारी की सारी चीजें एसेट्स के अंदर आती हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम एसेट्स छांटना सीख गए तो सारी की सारी एसेट्स को तुम डेबिट साइड में डाल देना इन ट्रायल बैलेंस, और अगर तुम लाइबिलिटीज छांटना सीख गए तो सारी की सारी लाइबिलिटीज को तुम क्रेडिट में डाल देना। इसके साथ साथ कुछ चीजें ना एसेट होंगी ना लाइबिलिटी होंगी। सर क्वेश्चन में एसेट को मैंने डेबिट में डाल दिया, सर क्वेश्चन में लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट में डाल दिया, लेकिन आपने ये क्या बता दिया कि कुछ चीजें ना ही एसेट होंगी और ना ही लाइबिलिटी होंगी? बिल्कुल सही, कुछ चीजें ना ही एसेट नेचर की होंगी ना ही लाइबिलिटी नेचर की होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट, तब यहां पे तुम्हें जर्नल एंट्रीज काम आ सकती हैं। सर जर्नल एंट्री कैसे काम आ सकती हैं? जिनको जर्नल एंट्री अच्छी तरीके से आती है तो उनको पता है कि जर्नल एंट्रीज में ये सारी की सारी चीजें जिस भी अमाउंट की तरफ जाती थी, बस आपको वही चीज उतार देनी है, आपका काम खत्म हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। एग्जांपल के तौर पे रेंट का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना। अगर आप रेंट देखते हो तो रेंट का मतलब एक किराया होता है जो हर महीने एक बिजनेस को कहीं ना कहीं अपने लैंडलॉर्ड को पे करना होता है। अगर तुम रेंट को देखो तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जो रेंट है ना ही वो एक एसेट है, भाई आपको वो लाइफ लॉन्ग तक का क्या कहते हैं प्रॉफिट नहीं दे सकता, रेंट हर महीने ही पे करना है। और उसके बाद अगर तुम देखो कि रेंट कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, जिस दिन से तुम उस किराए के घर पे रहना बंद कर दोगे उस दिन से वो पैसा लगना भी बंद हो जाएगा। तो रेंट ना ही कोई एसेट है, रेंट ना ही कोई लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी का फिर मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी का मतलब हुआ जो तुम्हें पे करना ही करना पड़ जाए। रेंट तुम्हें पे तब तक करना है जब तो तुम वहां पे रह रहे हो, वहां पे रहना बंद कर दिया, वहां पे शॉप बंद कर दी, वहां पे बिजनेस बंद कर दिया, तो तुम्हें रेंट पे करना भी बंद करना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि रेंट ना ही एसेट है, रेंट ना ही लाइबिलिटी है। तो अब सीधी बात यहां पे क्या होती है, तो यहां पे रेंट को ट्रीट किया जाता है एज अ एक्सपेंस। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग रेंट की एंट्री बनाते थे तो याद करो हम लोग क्या लिखते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट कहां पे गया? डेबिट में गया, तो आंसर भी कहां हो जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स ना ही एसेट है, सेल्स ना ही लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारा प्रॉफिट जनरेट करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा तो हम उसे कंज्यूम कर लेंगे और वो खत्म हो जाएगा। सेल्स हमारी कोई एसेट नहीं है, सेल्स की वजह से हमारे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ सेल्स पैसा कमा के दे रही है लेकिन सेल कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रही है। सेल से हमारे गुड्स जा रहे हैं, बदले में मेरे पास पैसा आ रहा है, हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन है, दैट्स इट। लेकिन ये कोई बिल्डिंग या फिर ये कोई कार की तरह या फिर कोई जमीन की तरह मेरी इन्वेस्टमेंट की तरह हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला रही है। ठीक है, सेल्स बस एक पार्ट है बिजनेस का जो होता है, मेरे को पैसा कमा के देता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बच्चे सेल्स एक कोई एसेट नहीं है, ना ही सेल्स कोई लाइबिलिटी है, सेल्स की वजह से कोई पैसा तो जाता नहीं, कोई लोन की तरह तो है नहीं, तो ना ही सेल्स हमारी कोई एसेट है, ना ही सेल्स हमारी कोई लाइबिलिटी है। तो फिर मैं क्या करता हूं? जर्नल एंट्री पास करूंगा इसकी अपने दिमाग में। मैं सोचूंगा कि सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती थी, तो सेल्स की जर्नल एंट्री थी या तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या तो होती राम श्याम मोहन कोई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या तो आपका डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब अगर कैश हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधारी हो रही है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किसी का नाम लिखा हुआ है तो रामश्याम मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चाहे कैसी भी सेल्स हो, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट में जा रही है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में भी सेल्स क्रेडिट में है, बैंक अकाउंट डेबिट में भी सेल्स आपकी जो है कहां पे है? क्रेडिट में। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर उधारी है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स आपके डेबिट का कॉलम चेंज हो रहा है लेकिन कभी भी सेल्स का कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में। तो बच्चे ध्यान रखना, आपके ट्रायल बैलेंस में सेल्स का अमाउंट किधर जाएगा? आपका प्रॉपरली तरीके से क्रेडिट में ही चला जाएगा। इसको समझने के और भी तरीके हैं कि भाई जितने भी एक्सपेंसेस आपको देखने को मिले वो सारे के सारे डेबिट में डाल देना, जितने भी इनकम्स आपको दिखे वो आप क्रेडिट में डाल देना। सर एक्सपेंसेस मतलब जैसे आप परचेज कर रहे हो तो पैसा जाएगा ना, आप डेबिट में लिख दीजिएगा। डिस्काउंट अलाउ, जब किसी को डिस्काउंट दोगे तो ये भी आपका खर्चा है ना, डेबिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न आ गई है, मतलब आपने किसी को सेल्स करी थी वो पैसा वापस आ गया, वो पैसा वापस आ गया तो भाई सीधी बात है सेल्स मेरी इनकम थी और वो पैसा वापस आ गया तो यार मेरा खर्चा हो गया, तो ये भी सीधा हमारा डेबिट में चला गया। आपने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा दिया था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिए थे, तो बच्चे ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी एक खर्चा है तो डेबिट में आ गया। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, डेबिट में आ गया। किसी को वेजेस दिए थे, दिहाड़ी दी थी किसी को, डेबिट में आ गया। किसी वर्कर को सैलरी दी थी, डेबिट में आ गया। रेंट दिया था, डेबिट में आ गया। इंटरेस्ट दिया था, डेबिट में आ गया। तो
बच्चे ध्यान रखना, सारी की सारी असेट्स, स्ट्रॉन्ग चीजें जो हमारे बिजनेस को अच्छा करती हैं वो भी डेबिट में जाती हैं, और सारे के सारे खर्चे भी हमारे किस में जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। ये दो चीजें याद हो गई हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, क्रेडिट में सारी की सारी लायबिलिटी, हमारे बिजनेस का सरदर्द, ऑब्लिगेशन टू पे, लोन और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट में जाती हैं। तो साथ साथ में इनकम और गेन भी सारे क्रेडिट में जाते हैं। जैसे सेल्स हमारा क्रेडिट में जाएगा, परचेज रिटर्न हुआ है, मैंने परचेज किया था, मेरा खर्चा हुआ था, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न कर दिया, मेरा पैसा बच गया, इनकम हो गई। तो बच्चे क्या हुआ, ये हमारा परचेज रिटर्न कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मेरे लिए प्रॉफिट है, कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कमीशन रिसीव हुआ है, मेरे लिए अच्छी बात है, क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरे लिए अच्छी बात है, कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। मतलब डेबिट में एक चीज अच्छी एक चीज खराब, क्रेडिट में भी एक चीज खराब और दूसरी चीज अच्छी। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही अच्छे खराब है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, असेट्स डेबिट में जाएंगी, लायबिलिटीज क्रेडिट में जाएंगी, सारे के सारे खर्चे भी डेबिट में जाएंगे, सारी की सारी इनकम भी क्रेडिट में जाएगी। अगर इतनी चीज समझ आ रही है तो 2 मिनट के अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे, जरा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस 2018 का। यहां पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए बच्चे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। तो आई सपोज कि आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा। अब एक एक हम लोग अकाउंट को उतारना शुरू करेंगे और फिर एनालाइज करना शुरू करेंगे कि ये डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। सबसे पहले सोचेंगे एसेट है कि लायबिलिटी है। एसेट है तो डेबिट में, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में। फिर अगर एसेट लायबिलिटी नहीं है तो इनकम होगा या गेन होगा, तो इनकम और गेन क्रेडिट में जाते हैं, और एक्सपेंसेस और लॉसेस जाते हैं आपके डेबिट में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। आप दिमाग लगाओ, फिक्स्ड असेट्स में नाम ही लिखा हुआ कि ये एसेट है। रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सारी की सारी एसेट्स कहां पे जाएंगी, डेबिट में जाएंगी सर। ठीक है, अगर सारी की सारी एसेट्स डेबिट में जाएंगी तो ये 2,60,000 ऑब्वियस सी बात है कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। देखो कितना सिंपल है। बस आपको ये चार चीजें याद रखनी है, बस आपको ये चार चीजें याद रखनी है, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल। जिनको नहीं पता कैपिटल क्या होता है तो बच्चों अपने दिमाग में ताला लगा देना, कैपिटल हमेशा एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। कैपिटल हमेशा एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और आपको पता है कि लायबिलिटी सारी की सारी क्रेडिट में जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग 2 लाख, पहले तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल, पहले हम लोगों ने लिखा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और फिर यहां पे लिख दिया हम लोगों ने इसको 2,50,000 रुपए। अब जिनको नहीं पता कैपिटल क्या होती है तो बच्चों ध्यान रखना, कैपिटल इज द अमाउंट यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। एक एक सिक्का, एक एक एसेट, एक एक जमीन, एक एक बिल्डिंग जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस के लिए सर ये तो एक अच्छी बात है, नहीं बच्चों ये अच्छी बात नहीं है। सर क्यों, मैंने बिल्डिंग लगाई है बिजनेस के लिए, वो अच्छी बात नहीं है बिजनेस के लिए? नहीं बच्चों, जितनी भी चीजें आपने बिजनेस में लगाई हैं, बिजनेस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसके अंदर जान नहीं है लेकिन वो ये चीज समझता है। लॉ ने उसे पावर दी एक आर्टिफिशियल पर्सन की, और उसके अंदर इतना दिमाग है कि वो समझता है, उसकी अकाउंटिंग समझती है कि भाई मालिक ने जो भी पैसा मेरे ऊपर लगाया वो एक ना एक दिन मुझे प्रॉफिट के फॉर्म में वापस उसे चुकाना ही पड़ेगा। मान के चलो कि तुम मेरे बिजनेस हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, और मैं तुम पे अगर पैसा लगा रहा हूं तो तुम पे ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा मुझे वापस करोगे। तुम अपने पे रख के देखो, तुम बिजनेस पे अगर 1 लाख रुपए लगाते हो और वो तुम्हें से 50,000 रुपए कमा के देगा तो तुम इसे घाटा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे कि भैया 1 लाख रुपए लगाई ना, 1 लाख वापस नहीं आया। तो सीधी बात यह है कि बिजनेस पे कैपिटल एक लायबिलिटी हो जाती है, एक ना एक दिन उसे चुकाना ही होता है। इसलिए कैपिटल सारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आगे डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं बच्चों? डेटर्स का अकाउंट डाला। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हम लोगों से पैसा लिया होता है और एक ना एक दिन वो ब्याज के साथ मुझे पैसा वापस लौटाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, वो आगे फ्यूचर में हमें पैसा कमा के देंगे। इसलिए सारी की सारी एसेट बच्चों कहां जाती हैं? बिल्कुल सही, डेबिट साइड में जाती हैं। तो ये 20,000 हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। सिंपल, बस यही हो रहा है। ट्रायल बैलेंस ऐसे ही हो रहा है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस, सारे ये खत्म हो गए, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। बस ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच होना चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम लोगों ने जिनसे हम लोगों ने पैसा लिया है और एक ना एक दिन हम लोगों को ब्याज के साथ उनको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, क्रेडिटर्स आर दोस पीपल जिनको हम लोग को ऑब्लिगेशन होती है कि वी हैव टू पे देम। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिटर 36,000 के हैं, हम लोग को एक ना
ना एक दिन इनको पैसा देना पड़ेगा, तो बच्चे ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और सारी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 36,000 लाइबिलिटी में लिख दिया। आगे बात करते हैं परचेजेस। अब परचेजेस ना ही कोई असेट लग रही है ना ही कोई लाइबिलिटी लग रही है, तो अब इनको हम एक्सपेंसेस मानेंगे कि गेन्स मानेंगे, पहले देखते हैं। परचेज करेंगे तो मेरा पैसा खर्च होगा, परचेज करेंगे तो मेरा पैसा क्या होगा, खर्च होगा। और बच्चों ध्यान रखना, परचेज करेंगे तो पैसा खर्च होगा, सारे के सारे खर्चे एक्सपेंसेस कहां पे लिखे जाते हैं, डेबिट में लिखे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, परचेजेस भी हमारे कहां पे जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। मैंने यहां पे लिखा परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, और इसका 35,000 मैंने डेबिट में लिख दिया। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है, एसेट लायबिलिटी तो समझ आ गया सर, एसेट डेबिट में लायबिलिटी क्रेडिट में, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परचेजेस आपको नहीं समझ आ रहा है सर, परचेजेस याद नहीं रहता कि सारी के सारी जो खर्चे वो डेबिट में जाएंगे और इनकम्स क्रेडिट में जाएंगे, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। आप देखो कि जर्नल एंट्री में परचेजेस किधर जाती है, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड श्याम होता है, तो परचेजेस तो हमेशा डेबिट में ही जाते हैं। तो देखो परचेजेस डेबिट में गई है। आप अगर ये चीज भूल जाए पेपर में, अगर आपके दिमाग से ये चीज उतर जाए, ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जर्नल एंट्री से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक और करेंगे, फिर से जर्नल एंट्री वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद ये जो हम लोग ने रटने वाला फॉर्मूला है इसको भी लगा के देखेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल्स। सेल्स कोई एसेट नहीं है, सेल्स कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब फिर से सोचना पड़ेगा। पहले हम लोग लिख देते हैं सेल्स, हम लोगों ने सेल्स अकाउंट लिखा। अब ये 53,000 कहां लिखा जाए, तो सीधी बात है, सेल्स से पैसा आता है, ये एक इनकम है, और सारी की सारी इनकम क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। देखो सेल्स है, सेल्स एक इनकम होती है, और सारी की सारी इनकम क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। देखो सेल्स कहां पे लिखी है, क्रेडिट साइड पे। अगर आप पेपर के टाइम पे आपके दिमाग से उतर जाए, या फिर आप कंफ्यूज हो जाए क्या डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, तो हमेशा जर्नल एंट्री पास करके देख लो। सेल्स की एंट्री हमेशा कैसी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर राम श्याम मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ भी चीज डेबिट में अलग हो रही है, लेकिन सेल्स हमेशा क्रेडिट में हो रही है। तो बच्चे ध्यान रखना, सेल्स हमेशा कहां पे जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, 53,000 जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट जा रही है, और हमारे इन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्रेडिट में ही जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे रिटर्न आउट जो चले गए, मतलब परचेज किया था वो रिटर्न हो गए, परचेज रिटर्न, ऐसे रिटर्न जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे रिटर्न बाहर की तरफ कैसे जा सकते हैं भाई, मैंने कुछ परचेज किया होगा, जब वो रिटर्न किया होगा तो वही गुड्स मेरे बाहर गए होंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमारी एक तरीके से गेन होता है। क्यों, क्योंकि परचेज करोगे तो पैसा खर्च होगा, लेकिन वही गुड्स वापस कर दोगे तो हमारा खर्च बच जाएगा। तो सारे के सारे गेन्स कहां जाते हैं, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाते हैं। और अगर आपको ये क्रेडिट और डेबिट नहीं समझ आ रहा है, तो आप जर्नल एंट्री पास करके देख लो। हमेशा याद करो, आपका रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम लोग परचेज रिटर्न भी कहते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, समवन XYZ अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। XYZ जिसमें राम श्याम मोहन है, चेरी चारू कोई भी नाम होता है, अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमेशा परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में जाता है। क्यों, क्योंकि गुड्स वापस जा रहे होते हैं, गुड्स वापस जा रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, और उसका नाम परचेज रिटर्न डाला जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने जर्नल एंट्री करी है रिटर्न वाली, तो उनको ये चीज पता होगी। कोई बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो यहां पे भी क्रेडिट साइड में ही जाएंगे 500। ठीक है, नाम क्या दिया गया बच्चों इसको, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, आगे बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड। अगर सीधी बात करें तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब ऐसे रिटर्न जो आपके पास वापस आ गए, मतलब आपने सेल्स करी होगी वही रिटर्न हमारे पास वापस आ गए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जो रिटर्न इनवर्ड है वो आपकी जर्नल एंट्री में, अब वो छोड़ दो, आपको अगर वो चीज याद नहीं आ रही तो सीधे जर्नल एंट्री बताओ, सर जर्नल एंट्री में रिटर्न इनवर्ड और डेबिट होता था। क्यों भाई, आपने सेल्स रिटर्न है, आपके ऐसी सेल्स करी थी जो वापस रिटर्न आ गई है, तो क्या होती थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, या फिर डेटर क्रेडिटर अकाउंट, इस तरीके से होती थी। तो सीधी बात यह कि रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपकी डेबिट साइड जाती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न इनवर्ड लिखा, रिटर्न इनवर्ड, और यहां पे कितना अमाउंट है 1,000, तो यहां पे हम लोगों ने 1,000 लिख दिया। ठीक है, अगर फिर भी जर्नल एंट्री से नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड का मतलब भाई जब सेल्स करोगे, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये लिख देते हैं, ये होता है हमारा क्या, सेल्स रिटर्न। तो बच्चे ध्यान रखना, सेल्स करोगे तो इनकम होगी, लेकिन वही सेल्स रिटर्न आ गई तो यार हमारा खर्चा हो गया, और सारे के सारे खर्चे और एक्सपेंसेस और घाटे कहां जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। तो देखो भाई डेबिट साइड में लिखा है कि नहीं लिखा है, सरल है, जैसे कर पाओ वैसे सरल है। ठीक है, जो तुम्हें सरल लगे। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट पे लिखवा दिया गया कि इतनी इतनी तारीख को पैसा दे देना वरना तुम पे केस हो जाएगा। तो भाई बिल्स पेबल 4,000 का बिल्स पेबल, भाई आप तो पैसा देना पड़ेगा, इट्स अ हेडेक फॉर अस, ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। तो बच्चे ध्यान रखना, बिल्स पेबल जो है आपका, बिल्स पेबल जो है आपका
वो बच्चे आपका 8,000 क्या माना जाएगा, ये लाइबिलिटी है, तो बच्चे क्रेडिट साइड में जाएगा। ये 8,000 हमने लिख दिया, ये आपका लाइबिलिटी माना जाएगा। बिल रिसीवेबल, ऐसा ही बिल हमने किसी पे नोटरी लगा दी थी कि भाई इतनी तरह तो वो पैसा देना वरना हम तुम पे केस कर देंगे, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा यहीं पे लिखे दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बिल्स रिसीवेबल है ये आपके लिए एसेट हो जाएगा, इसीलिए बच्चों ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आप एक बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करते हैं और बिजनेस आपको, बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आपका बिजनेस अपने अकाउंट के अमाउंट से भी ज्यादा पेमेंट कर सकता है। मतलब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए, आप 1 लाख का भी पेमेंट कर सकते हैं, आप 2 लाख का भी पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंड यो आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे जितना एक्स्ट्रा पैसा आप पे करते हैं, जितना एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से, वो आप पे एक लोन चढ़ जाता है और आपको एक समय के बाद उसे वापस लौटाना पड़ता है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये भी एक लायबिलिटी है। तो बच्चों ध्यान रखना, सारी की सारी लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। आगे बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारे लिए एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो सारी की सारी चीजें, वो स्टॉक जो बच्चे ध्यान रखिएगा हमारा, हम इस साल पूरा का पूरा बेचने वाले हैं। सिंपली मींस ये है कि पिछले साल का कुछ पैसा बचा हुआ था, वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसको फेंक थोड़ी ना दिया जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, वो इस साल हमें पैसा कमाने में हेल्प करेगा, इसीलिए वो हमारी एक एसेट है। तो उसको कहां पे लिखा जाता है बच्चे, डेबिट साइड लिखा जाता है। आगे बात करते हैं वेजेस। वेजेस एक खर्चा है, क्योंकि वेजेस जब पे करोगे तो बच्चे आपके पास से कैश जाएगा, और वेजेस खर्चे, और सारे के सारे खर्चे कहां पे लिखे जाते थे बच्चों, ध्यान रखना, सारे के सारे खर्चे आपके डेबिट साइड में लिखे जाते थे। तो बच्चे ये भी हमारा किधर चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। आखिरी सैलरी। सैलरी बिल्कुल वेजेस की तरह है, वेजेस की वजह से भी पैसा खर्च होता है, सैलरी की वजह से भी पैसा खर्च होगा, और सारे के सारे खर्चे कहां लिखे जाते हैं बच्चों, डेबिट साइड लिखे जाते हैं। इसके बाद आखिरी जो है हमारा, वो क्या है, रेंट है। रेंट भी एक खर्चा है, रेंट की वजह से भी पैसा चला जाता है, और सारे के सारे खर्चे जिनकी वजह से पैसा चला जाए, तो बच्चे ध्यान रखिएगा वो हमारे किधर जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। ठीक है, ये रहा डेबिट में, ये डेबिट में। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत यहां पे ये होने लग जाती है कि सर एक्सपेंसेस की वजह से भी पैसा जाता है। देखो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन बता रहा हूं, सर एक्सपेंसेस की वजह से भी पैसा जाता है, और सर लाइबिलिटी की वजह से भी पैसा जाता है, सर एसेट से भी पैसा आता है, और सर इनकम से भी पैसा आता है। तो कुछ चीजें इसकी डेबिट में है, कुछ चीजें इसकी क्रेडिट में, कुछ चीजें इसकी क्या कहते हैं डेबिट में, कुछ चीजें इसकी क्रेडिट में। अब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन, तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करवा देता हूं। बच्चे ध्यान रखना, असेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको आगे लंबे सोर्स तक का पैसा कमाने दें, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब। और ये जो इनकम है वो इनका बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब यार फर्नीचर जो था हमने खरीदा था, अब फर्नीचर से ना, फर्नीचर में एक क्या कहते हैं आदमी बैठा, और उसने हमारे प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से देखा, हाँ यार दुकान तो बड़ी अच्छी है, और कंफर्ट जोन में आ गया थोड़ी देर के लिए, और फिर उसने मेरे जो दुकान से ना बहुत सारे सामान को ऑर्डर करने लग गया। तो फर्नीचर पे अगर वो बैठता नहीं, वो एम्बियंस में अगर आता नहीं, तो वो तुम्हारे यहाँ ऑर्डर करता नहीं, वो ऑर्डर करता नहीं तो तुम्हें इनकम होती नहीं। तो जिस फर्नीचर पे बैठा वो एक असेट है, लेकिन जब उसने ऑर्डर दिया तो वो तुम्हारे लिए इनकम है। जो तुम्हारे फर्नीचर पे बैठा वो एक असेट है, और उस फर्नीचर पे बैठ के जो उसने ऑर्डर दिया वो सेल्स हो गई तुम्हारी, वो तुम्हारी इनकम है। तो असेट और इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे बिजनेस ने कैपिटल लगाई, ध्यान देना, हमारे बिजनेस ने कैपिटल लगाई, उसने एक बहुत बढ़िया सा एक क्या कहते हैं प्लॉट था, उसमें बढ़िया झालर वालर डेकोरेट करी, उसमें कुर्सियां डाली, और हमने रेस्टोरेंट खोल दिया, ओपन ग्राउंड रेस्टोरेंट खोला हमने। ठीक है, तो बच्चे वो क्या है, कैपिटल है। क्या है वो बच्चों, कैपिटल है। तो बच्चे ध्यान रखना, कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा जो पैसा लगाया है हम लोगों ने, उसको एक ना एक दिन हमें रिटर्न भी तो चाहिए। वो झालरों का पैसा, वो सारे के सारी कुर्सियों का पैसा, वो सारी की सारी टेबल, वो जो लेबर काम करने वाले हैं, वो जो कटलरी लगी है वहां पे, वो सारी की सारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का पैसा मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश नेचर में चाहता हूं यार मेरा बिजनेस अब वापस लौटा ही दे, वरना मेरा बहुत पैसा लग चुका है इसमें। ठीक है, तो वो सारी की सारी बिजनेस के लिए लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट में जाएंगी। लेकिन उस कैपिटल लगाने पे ध्यान देना बच्चों, उस कैपिटल लगाने पे जब हम लोगों को हर महीने और खर्चा देना पड़ गया, सर क्यों, मैंने बिजनेस तो शुरू कर दिया था 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के, अब मुझे हर महीने और क्यों खर्च करना पड़ेगा। क्या पता वो प्लॉट आपका रेंटल हो, जो
जो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं वो हर महीने सैलरी मांगे? क्या सिर्फ एक बार रॉ मटेरियल लाओगे उसके क्या पूरी जिंदगी भर तुम्हारे बिजनेस में खाना बनता रहेगा? नहीं भाई, हर दिन कस्टमर आएंगे, हर दिन वो खाएंगे और हर दिन नया सामान भी तो लाना पड़ेगा, फ्रेश आइटम भी तो लाना पड़ेगा। तो जो कैपिटल लगाई वो एक लायबिलिटी थी, क्रेडिट साइड में जा रही है। लेकिन हर महीने जो तुम खर्चा दे रहे हो लेबर्स को, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, हर महीने रेंट दे रहे हो, हर महीने लेबर को वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होंगे। तो वो बच्चे आपके किसके अंदर आएंगे? डेबिट के अंदर आएंगे। परचेज करोगे, डिस्काउंट दोगे लोगों को, ठीक है, डिप्रिसिएशन लगेगा, लोगों को वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, रेंट दोगे, इंटरेस्ट दोगे अगर कभी लोन लिया होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा कि लायबिलिटी एक अदर चीज है, एक्सपेंसेस एक अलग चीज है। मैंने लोन लिया है तो लायबिलिटी है, मेरे को लेबर को पैसा देना है तो एक्सपेंस है। मेरी बात को समझना। और कुछ चीजें एक्सपेंस लायबिलिटी भी बना सकता हूं। जैसे मुझे एक लेबर को 1 तारीख को वेजेस देने होते हैं, तो जब तक 1 तारीख नहीं लगी है तब तक वो मेरा एक्सपेंस है। और जैसे ही 1 तारीख लग गई और मैंने उसे वेजेस नहीं दिए और 1 तारीख की 2 तारीख हो गई, वो मेरी लायबिलिटी बन गई है। आप समझ रहे हो? मतलब जब तक 1 तारीख नहीं आई है वो मेरा एक नॉर्मल सा खर्चा है, लेकिन जैसे ही 1 तारीख लग गई और फिर भी मैंने उसे पैसा नहीं दिया तो वो मेरी एक लायबिलिटी बन जाती है। रेंट क्या होता है? रेंट हर महीने दिया जाता है, तो जब तक रेंट की तारीख नहीं आई होती है तब तक वो एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, लेकिन जैसे तारीख लग जाती है वो एक लायबिलिटी बन जाती है। कोचिंग की फीस वो एक एक्सपेंस है, लेकिन जैसे ही ड्यू डेट लग जाती है और शिखा दीदी मैसेज करने लगती है कि आपका फीस ड्यू है, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो आई गेस अब तुम अच्छी तरीके से समझ गए हो कि क्या तुम्हारे लिए एक्सपेंस है और क्या तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा, असेट है तो डेबिट में जाएगा, इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। अगर तुम्हें इतना बाइफर्केशन आ जाता है तो तुम्हारे लिए ये सॉल्व करना तो 5 मिनट का खेल है। ट्रायल बैलेंस तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो दैट मींस इसमें नियर अबाउट कम से कम 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका और उस तरीके से हम लोग समझते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं लो कर देता हूं। ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। सेम वही पर्टिकुलर्स में सारे के सारे जो अकाउंट के नाम है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दोगे, फिर डेबिट और क्रेडिट छांटना होगा। तो मैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ही छांटूंगा, मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? हमारी असेट है। द रीजन बिहाइंड दैट, हम लोग इसको बेचेंगे, पूरे साल इनको बेच के हम पैसा कमाएंगे, ये पैसा कमाने में हेल्प करेगी, तो सीधी बात है एसेट है। और सारी की सारी एसेट्स कहां जाती है बच्चों? डेबिट साइड पे जाती है। पहला सॉल्व हो गया। यहाँ पे तुम लिखोगे ओपनिंग स्टॉक और डेबिट में लिख दोगे इसका पैसा कितना है? 20,000 रुपए, ठीक है। आगे बात करते हैं परचेजेस। परचेजेस ना ही कोई एसेट है ना ही कोई लायबिलिटी है, तो ये खर्चा है कि इनकम है, पहले ये देखते हैं। सर परचेज करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, और जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो वो क्या होगा बच्चों? हमारा एक खर्चा होगा, और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी किधर जाते हैं बच्चों? डेबिट साइड पे जाते हैं। देखो अब तुमसे होने लग गया। सैलरी, सैलरी की वजह से भी सर पैसा जाता है, ये भी मेरा एक खर्चा है, लायबिलिटी नहीं है। सैलरी लायबिलिटी नहीं है। हाँ, सैलरी की ड्यू डेट लग गई और उसके बाद भी पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, सैलरी अगर सर ये हमें कैसे पता कि ये लायबिलिटी है कि वो नॉर्मल सैलरी है? बच्चे ध्यान रखिएगा, सैलरी की जब तक ड्यू डेट नहीं आती है वो एक खर्चा माना जाता है, और ड्यू डेट आ गई तब भी आपने पैसा नहीं दिया तो वो एक लायबिलिटी मानी जाती है, और फिर उसे सैलरी नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो ये लायबिलिटी होती, ये सिर्फ सैलरी है तो बच्चे ध्यान रखना ये खर्चा माना जाएगा, और सारे के सारे खर्चे डेबिट साइड में जाते हैं। सर अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो ये लायबिलिटी कहलाती, तो ये किधर साइड जाती बच्चों? लायबिलिटी होती तो वो क्रेडिट साइड पे जाती, ठीक है। तो मतलब सैलरी डेबिट साइड पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे बाप रे, वही देखो चीज आ गई। सैलरी डेबिट साइड पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट साइड पे। क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी के देने का समय पीछे छूट गया, अभी तक हमने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी है, और अभी तक का अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी है तो अब वो लायबिलिटी हो गई हमारे लिए, और सारी की सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में जाती है, ठीक है। वेजेस मतलब क्या होता है? वेजेस एक खर्चा है सर, खर्चे सारे के सारे डेबिट में जाते हैं। लेकिन वेजेस ड्यू मतलब भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब वेजेस देने की तारीख निकल गई है और तुमने अभी तक का वेजेस नहीं दिए, मतलब अब वो एक्सपेंस से क्या बन गया? लायबिलिटी बन गए। एक्सपेंस होते तो डेबिट में जाते, लायबिलिटी हो गए तो अब वो किधर जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट भी सारी डेबिट में जाती है। प्लांट एक एसेट है, एसेट भी सारे डेबिट में जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सर, इनकम हो गई, इनकम सारी की सारी कहां जाती है? इनकम सारी की सारी कहां जाती है? क्रेडिट में जाती है। सर समझ नहीं आया, जर्नल एंट्री करके बताओ भाई। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव की जर्नल एंट्री बनेगी ना, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव किधर गया?
हाँ सर क्रेडिट में गया, देखो इधर भी मैंने क्या लिखा था, क्रेडिट में लिखा था। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ आए तो जर्नल एंट्री से कर लो, जर्नल एंट्री से ना समझ आए तो वैसे कर लो, याद करके कर लो। ठीक है, आगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिए, दैट मींस आपने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया तो दैट सिंपली मींस ये आपका खर्चा है, और सारे के सारे खर्चे किधर जाते हैं बच्चों, डेबिट साइड पे जाते हैं। ठीक है, आप इसको जर्नल एंट्री से भी तो सॉल्व कर सकते हो। सर जर्नल एंट्री कैसे होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की, एडवर्टीजमेंट की होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरे पास कैश चला गया, तो एडवर्टीजमेंट किधर गया, हाँ डेबिट साइड गया, तो देखो हमने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया। ठीक, आगे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्सपेंसेस देने थे, मान के चलो मैंने किसी राकेश मुकेश इन सबसे काम लिया था और इनको 15 तारीख को पैसा देना था, ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे, लेकिन 15 तारीख का 16-17 तारीख आ गई और हमने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया है, तो अब वही एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुके हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, जब तक एक्सपेंसेस थे तब तक डेबिट साइड, जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए लायबिलिटी बन गए, आप किधर जाएंगे, वेरी गुड, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट खर्चा है, डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने पहले से प्रीपेड कर दिए हैं, दैट मींस मान के चले कि आपने अपनी कोचिंग की फीस 3 महीने की एडवांस में दे दी, तो बच्चे ध्यान रखिएगा अब वो आपके लिए क्या हो गई, एक एसेट हो गई है, क्योंकि अब 3 महीने आपको पैसा नहीं देना है। तो बच्चे ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंसेस हम प्रीपेड कर देते हैं वो हमारे लिए एसेट बन जाती है, तो बच्चे सारी की सारी एसेट्स डेबिट में जाती है, तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऐसे रिटर्न जो वापस चले गए, आउटवर्ड हो गए, मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है, तो यहां पे भी हमने क्रेडिट लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इस पे हम लोग को डिटेल डिस्क्रिप्शन पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो प्रॉपर डीप डिस्क्रिप्शन देंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों सेल्स के बारे में, तो सेल्स क्या होता है, सेल्स की जर्नल एंट्री बताओ। सर सेल्स की होती है कैश अकाउंट डेबिट सेल्स, या फिर राम एंड श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कहां जा रही है हमेशा, सर क्रेडिट में जा रही है, तो आप इसको क्रेडिट में लिख देंगे। आप वैसे भी कर सकते हो, सेल्स, सेल्स एक इनकम होती है, देखो भाई सेल्स करोगे तो पैसा आएगा ना, सेल्स एक इनकम होती है, और इनकम सारी की सारी कहां जाती है, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाती है। देखो सारी की सारी इनकम किधर जाती है, सारी की सारी इनकम क्रेडिट साइड पे जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम देना एक खर्चा होता है, इंश्योरेंस का एक प्रीमियम होता है जो तुम्हें हर साल देना होता है, वो एक खर्चा होता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां गया, डेबिट साइड में गया। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, भाई इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है और सारे के सारे खर्चे किधर जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से पैसा जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या है, हमारे पास छोटे मोटे इक्विपमेंट्स जो रखे हैं जो हमारे हमेशा काम आ जाते हैं, लाइक रेंच प्लास पेचकस, थोड़ी मशीन्स हैं, कुछ टूल बॉक्स हैं, ये सब इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें काम आती हैं, हमें मशीन सही करने में काम आती हैं, छोटी मोटी अगर अटक है तो उसमें काम आ जाती हैं। तो बच्चे ये सारी की सारी एसेट्स हैं, और बच्चे ये भी हमारी किधर जाती हैं, डेबिट साइड में जाती हैं। रिपेयर टू बिल्डिंग, अब रिपेयर टू बिल्डिंग क्या है, सर रिपेयर टू बिल्डिंग से मेरा पैसा खर्च हो रहा है, और पैसा खर्च हो रहा है मतलब एक एक्सपेंस है, और सारे के सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। रिपेयर टू बिल्डिंग की क्या होगी जर्नल एंट्री, सर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स किधर गया, डेबिट साइड में ना, देखो डेबिट साइड चला गया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स सर ड्राइंग्स से हमारे बिजनेस का पैसा खर्च होता है, और सारे के सारे खर्चे किधर जाते हैं, डेबिट साइड पे जाते हैं। जर्नल एंट्री से भी कर सकते हो, ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री बताओ, सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ड्राइंग्स किधर गया, डेबिट में ना, देखो डेबिट में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सन्ड्री रिसीट्स, कुछ रिसीट्स है, सरप्लस इनकम हुई है, आपको इनकम हुई है तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, सर इसकी जर्नल एंट्री बता दो, अरे यार रिसीट हुई है, सन्ड्री रिसीट मतलब अननोन पैसा कहीं से आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसीट, सन्ड्री रिसीट किसे गई, सर क्रेडिट साइड में गई, देखो क्रेडिट साइड लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बात करी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस पैसा जब हम लोग निकाल लेते हैं अकाउंट से, एज अ लायबिलिटी चढ़ जाता है हम लोगों पे, तो बच्चे ध्यान रखना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक ना एक टाइम पे हम लोग को पे करना पड़ता है, लायबिलिटी, और सारी की सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड रेंट है, कोई जमीन है वो रेंट पे ली थी आप लोगों ने, उसका पैसा देना है, सर रेंट एक खर्चा है, खर्चे से पैसा जाता है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, डेबिट साइड। सर जर्नल एंट्री करके भी दिखा दो, सर जर्नल एंट्री क्या होगी, ग्राउंड रेंट की, ग्राउंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश किधर गया, क्रेडिट में, ग्राउंड रेंट किधर गया, डेबिट में गया ना, तो देखो डेबिट साइड चला गया। ठीक है, आगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब ऐसे रिटर्न जो आए हुए हैं, ऐसे रिटर्न जो आ गए वापस। ठीक है, मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां जाता है, डेबिट में जाता है हमेशा। जर्नल एंट्री करके देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, ऐसी यही तो होती है ना, तो देखो डेबिट साइड में चला गया। कैपिटल, मैंने बताया था कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा कहां जाती है बच्चों, क्रेडिट में जाती है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है, इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे फ्यूचर में पैसा कमा के मेरे बिजनेस में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक असेट है। ठीक है, और सारी की सारी असेट्स कहां जाती हैं, डेबिट साइड में जाती हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सारे के सारे अकाउंट्स को पर्टिकुलर में लिख लीजिएगा, डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अकाउंट इक्वल आने चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई यहां पे अकाउंट इक्वल ना आने का, भाई अगर आपने सब कुछ सही लिखा है फिर भी आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है,
समझो मेरी बात। वैसे तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आना चाहिए, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही करने के बाद भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है तो बच्चे आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालिएगा, और बैलेंसिंग फिगर आपकी सस्पेंस नाम से होगी। दैट सिंपली मींस कि हमें नहीं पता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आ रहे हैं, और ये सस्पेंस है, मतलब बिजनेस में इतना पैसे का कहीं ना कहीं घपला हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखना, परेशान मत होना, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जहां पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता है, जहां पे स्टूडेंट को उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ती है और उसके आगे सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ता है। कभी कभी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पूरे के पूरे अकाउंट में ये कैपिटल मिसिंग है, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं बच्चे, पूरे के पूरे अकाउंट में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये कैपिटल ही नहीं गिवन है, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपका कैपिटल ही नहीं गिवन है, तो माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी फिर वो सस्पेंस के नाम से नहीं, वो कैपिटल के नाम से लिखी जाएगी। आई अगेन रिपीट, वैसे तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन में ढूंढना क्या कैपिटल गिवन है, अगर कैपिटल गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में आएगी, अगर कैपिटल जो है कैपिटल आपकी नहीं गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के नाम की आएगी। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो फिर से बता दे रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना, वैसे तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन में ढूंढो क्या कैपिटल गिवन था, अगर देखा कि कैपिटल गिवन नहीं था तो बैलेंसिंग फिगर निकालना और उसका नाम देना कैपिटल, और क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन था तो बैलेंसिंग फिगर निकालना और उसका नाम देना सस्पेंस, भैया हमें नहीं पता कि ये बैलेंसिंग किसके नाम की है। और बस यही था हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बच्चों बस इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है ट्रायल बैलेंस में। आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ध्यान रखना है, डेबिट में या तो जाएगी असेट, क्रेडिट में या तो जाएगी लायबिलिटी, और सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे डेबिट और सारी की सारी इनकम्स होंगी क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में एक चीज अच्छी है एसेट लेकिन एक्सपेंसेस खराब हैं, लायबिलिटी में एक चीज अच्छी है इनकम लेकिन लायबिलिटीज खराब है, मतलब क्रेडिट में एक चीज अच्छी है इनकम तो लायबिलिटीज खराब है। अगर आप ये बाइफरकेशन सीख जाते हैं असेट्स और इनकम का और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस का, बच्चों आप लोग महारत हासिल कर लेंगे अपने प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस में, जो आपको काम आएगी इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। और उसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम आईएससी से हो या यूपी से हो तो एनपीए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मेजर बच्चे को ये कंफ्यूजन क्लास 11th 12th तक का कैरी फॉरवर्ड रहती है। कुछ बीकॉम वाले बच्चों को भी ये नहीं पता होता है कि भाई लायबिलिटी और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है और असेट्स और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इनके रिलेटेड एक डेडिकेटेड क्लास रखूं तो तुम मुझे बता सकते हो फीडबैक सेक्शन में। तब तक कल फिर से आना, हम लोग फिर से करेंगे एक नई क्लास में एक नए चैप्टर को नस्तेनाबूद। अगला टारगेट होने वाला है हमारा प्रॉपर तरीके से लेजर्स, जहां पे लेजर्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे, किस तरीके से जर्नल एंट्री से लेजर बनाए जाते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री भी हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे, किस तरीके से अनलोन लेजर्स हम लोग बना सकते हैं। और तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।